अक्सर लोग समझते हैं कि सियासत ब्लैक एंड वाइट होती है। ब्लैक एंड वाइट से मुराद यस और नो। मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस बुलडोज किया जाएगा, जब पूछो कैसे तो कहते हैं बस देखते जाएं कैसे होता है। वाह, क्या लॉजिक है। वेयर आई बिलीव कि सियासत में कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। अगर कोई चीज़ सियासत में ब्लैक एंड वाइट है तो वो अवाम है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। बाकी अवाम अपनी राय कब इन्फोर्स करवाती है ये हर मुल्क के अलग अलग ज़ाविये हैं। इस वक्त तक तो पुतिन रशिया की मेजॉरिटी सपोर्ट लेके बैठा है, तो पुतिन जैसा भी हो मुल्क चल रहा है। इंडिया में मोदी को लेजिटिमेट वोट है तो मोदी जैसा भी हो मुल्क चल रहा है। यही एक बेसिक प्रिंसिपल होता है और यही चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं होती जो पावर में बैठे होते हैं उनको, कि अवाम साथ नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है, देखें, या तो आप इलेक्शंस फेयर होने दें तो फिर तो सामने से मेजरमेंट जो आएगी, जो जीतेगा वो सामने आ जाएगा कि अवाम किधर खड़ी है। लेकिन जब इलेक्शन सही नहीं होते तो सोशल मीडिया हो या बेकरी पे खड़ा हुआ कोई इंसान हो, इन दोनों चीज़ों से पावर में जो लोग बैठे हैं उनको कभी रियलाइज़ नहीं होता या होगा कि गल वध गई है। इसलिए टू बिगिन विद जो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं या लगा रहे हैं कि IMF का लोन मिल गया है, और क्योंकि ये लोन 3.5 साल का है तो इसका मतलब अमेरिका का गो अहेड मिल गया है सरकार को कि 3.5 साल तक हमारी सरकार अब कहीं नहीं जा रही। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जनाब, आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं पल्स को और इंटरनेशनल हालात को। आप अभी भी ये अज्यूम कर रहे हैं कि पावर से चीज़ें हल हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बांग्लादेश है, जहाँ IMF का लोन मिला और उसके कोई 4-5 महीने बाद इस्तीफ़ा देना पड़ गया हसीना वाजिद साहिबा को। आज मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को ज़रा खुल के समझाऊं, लेकिन उससे पहले ये सिंध सरकार के वज़ीर ज़ियाल अंजार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया हमें कि डॉक्टर शाहनवाज, जिसको उमरकोट की पुलिस ने मार दिया था, जो कि सिंपली मर्डर था, वो मर्डर एक फेक इनकाउंटर था। 2 मिनट यहाँ पर मैं ज़रा आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि ये हुआ क्यों है। ब्लास्फेमी से थोड़ा निकल आए बाहर। वाई डिड पुलिस डू इट? क्योंकि सिंध में हाफ फ्राई और फुल फ्राई के नाम से सालों से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं या चल रही हैं, और जो पुलिस वाले ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करते हैं उनको हमारी सिंध की आधी अवाम बहादुर समझती है और सरकार उनको एजाज़ात भी देती है। अब 2 मिनट के लिए सोचें कि अगर ब्लास्फेमी की भी है तो बगैर मौका दिए, अपने आप को एक्सप्लेन किए बगैर, और पुलिस ही मार दे तो ये वैसे ही एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई जो बाकी होती है। और अगर आपको एक गलत चीज़ को ग्लोरीफाई करेंगे, सिंध की आवाम जो करती है इन किलिंग्स को, तो वो चीज़ मामूल बनने में देर नहीं करेगी। लेकिन इट्स गुड कि रिएक्शन तो है, और आई फील ऑनर्ड कि मैं सिंध में हूँ जहाँ कम अज़ कम ऐसी चीज़ों के खिलाफ अवामी सतह या हुकूमती सतह पे रिएक्शन तो आ रहा है। प्लीज़ ऑफेंस नहीं लीजिएगा बाकी सूबे वाले, मगर बाकी सूबे, क्योंकि हर सूबे की अलग अलग डायनामिक्स होती हैं, इसी तरह बाकी सूबे में कभी इन चीज़ों के खिलाफ रिएक्शन नहीं आता है। मैं अपने सूबे की तारीफ तो करूंगा लेकिन सिंध गवर्नमेंट की नहीं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इज़ पथेटिक। आज ज़ियाल अंजार साहब फ़ख्रन हमें बता के गए कि इंक्वायरी में प्रूव हुआ है कि डॉक्टर शाहनवाज का मर्डर फेक इनकाउंटर था, और कहा कि ATC में इन सब के खिलाफ केस करेंगे, DIG तक के खिलाफ केस करेंगे। वेरी गुड। लेकिन जब आपने ये माना है कि फेक इनकाउंटर है, आपकी इंक्वायरी कहती है, और होम डिपार्टमेंट पुलिस का बॉस होता है, सो हु इज़ गोइंग टू डिसमिस देम फ्रॉम सर्विस? देखें, एक सज़ा है कत्ल की जो कोर्ट्स देंगी, और एक सज़ा है फेक इनकाउंटर की जो डिपार्टमेंट खुद दे सकता है। वो क्यों नहीं दे रहा? इसलिए हमें ना बनाए सर। और दूसरी बात, प्रिया कुमारी का क्या हुआ? इतने दिनों से कह रहे थे आ रही है, अभी तक कहाँ है? वो जो एक पूरी फैमिली जिसमें 5 बच्चे भी हैं, वो एक साथ, पूरी फैमिली एक साथ करमपुर से अगवा हो गई है, उनका क्या हुआ है? सिंध में जो पुलिस है या पुलिस में जो बड़े और अच्छे अफसर समझे जाते हैं, उनकी अहलियत सिर्फ 2 है। एक, उनको पिस्टल उठा के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करना आती है, यानी इन शॉर्ट मर्डरर्स हैं, या फिर रुमाल उठा के साफ़ करना जानते हैं, यानी राजूनी अंदाज में या सेटलमेंट के अंदाज में केस को सॉल्व करना आता है। यही 2 क्वालिटीज़ हैं इनके पास सिंध में सारे बड़े पुलिस ऑफिसर्स की, बाकी और कुछ नहीं। अब वापस आओ ग्रे एरियाज़ पे, जो मुल्क की सियासत के, क्योंकि असल पावर पॉलिटिक्स ग्रे एरियाज़ में हो रही होती है। अब आप देखें, मैंने कहा सोच बदल रही है और लोग नहीं माने।
लोग अभी भी नहीं मानेंगे बिकॉज दे वांट टू सी थिंग्स ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट क्या है? ब्लैक एंड वाइट ये है कि सरकार ने अज़म कर लिया है कि आईनी अमेंडमेंट्स लाएंगे। सरकार के लोग तैयारी करके बैठे हैं कि कोर्ट्स को रौंदा जाएगा और इसमें काजी फायद ईसा साहब पूरा साथ दे रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह करेंगे, गवर्नमेंट को मौका देंगे, फिर गवर्नमेंट अपने नंबर पूरे करके उनको एक्सटेंशन दे देगी। अगर नहीं तो आईनी अदालतें बन जाएंगी, असल अदालतों का हुलिया बिगाड़ देंगे, चीज़ों को बुलडोज कर देंगे, आमरीत ले आएंगे और फिर अपनी मर्ज़ी की कानून साजियाँ करेंगे जिसमें हमारा अपॉइंटेड जज होगा, यानी कि पार्लियामेंट की तरफ से, जो कि रिटायर्ड भी हो सकता है, यानी काजी फायद ईसा इज़ द बेस्ट चॉइस। फिर बात ख़त्म। वैसे काजी फायद ईसा साहब ने आज जो हद कर दी है ना, हद ही क्रॉस कर दी है। काजी फायद ईसा साहब ने ख़त लिख के जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, और उस ख़त को मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उस ख़त में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फजूल के इल्ज़ाम हैं और कुछ नहीं है। मगर आप ये छोड़ें, इलेक्शन कमीशन भी फैसला नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन भी खामोशी से अपने आप को फारिग कर रहा है, यानी कि इस सूरत हाल से निकाल रहा है और पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी को आगे बढ़ा रहा है। आज क्या वजाहत मांगी है इलेक्शन कमीशन ने? यही वजाहत मांगी है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने या पार्लियामेंट का। यार हद होती है। इससे क्या होगा? इससे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ जाएंगी, जो कि कब से ख्वाहिश भी है हमारी पीडीएम सरकार की और इस्टेब्लिशमेंट की। हालांकि ख्वाहिश के रीज़न दोनों के अलग अलग हैं। एक चाहता है कि मुझे सुसाइड मिल जाए या नैरेटिव मिल जाए, और एक जो है वो वक्ती लड़ाई चाह रहा है ताकि अपना उल्लू सीधा कर लें। और ब्लैक एंड वाइट क्या है? और ब्लैक एंड वाइट ये है कि नए DGISI फेवरेट हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, और इससे पहले एडजुटेंट जनरल थे, और मिलिट्री ट्रायल, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल, ये सब उन्होंने ही देखा है। तो जाहिर है अब उनका प्लान यही होगा कि मिलिट्री ट्रायल्स वाली चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, तेज़ किया जाए, खान साहब का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, और जब कोर्ट्स के कोर्ट्स का हाल बिगाड़ देंगे तो खान साहब भी बैठ जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, यानी मजबूर हो जाएंगे बात करने के लिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। उसकी वजह है ग्रे एरियाज। वाई शुड इस्टेब्लिशमेंट गो फॉर समथिंग विच कैन हर्ट देम इन अ लॉन्ग रन? चाहे उनकी ही इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी चाह रहा हो, ये लॉन्ग रन में एक इंस्टीट्यूट को हर्ट करेंगी ये सारी अमेंडमेंट्स। एंड इफ एस्टेब्लिशमेंट वांटेड इट सो मच, अगर उनको ये हर हाल में चाहिए होता तो उन्होंने मौलाना को क्यों नहीं मनाया? चले मौलाना को ना मनाए या ना माने शायद मौलाना, अगर मूड और ख्वाहिश यही है कि कोर्ट्स और पार्लियामेंट को वाकई लड़ जाएं और कोर्ट्स को बिल्कुल सियासतदानों के रहमो करम पे छोड़ देना है, तो इलेक्शन कमीशन से कह के रिजर्व सीट्स दिलवा दें इनको, सरकार को, फिर चीखती रहें कोर्ट्स। पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था। फिर अगर इमरान खान साहब की मिलिट्री ट्रायल करना है या करना ही है, और जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ही है मिलिट्री ट्रायल करके, तो फिर खुद ही मार्शल लॉ लगा दें और सबको ही अंदर कर दें। ये सबको अंदर करने वाली थ्योरी जो है ना, वो अभी तक फ्लोट कर रही है बाय द वे। लेकिन वजह ये नहीं है कि खान साहब या PTI को डिफ्यूज़ करना है, ये उनके गुस्से में नहीं होगा सबको अंदर करना। वजह सिर्फ पर्सनल मुफादात होंगे। उन पे आने से पहले ज़रा और ग्रे एरियाज देख लेते हैं। अगर अमेंडमेंट की इतनी ज़रूरत है तो नवाज शरीफ बाहर क्यों जा रहे हैं? एंड व्हाट डज़ दैट टेल यू कि जब मुल्क की हुकूमती पार्टी के सरबरा, जिसके नाम से वोट लिया है, जितना भी वोट लिया है लेकिन उसके नाम से लिया है, वो आपकी अमेंडमेंट्स के वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। एक तो जहां आपको एक एक वोट की ज़रूरत है, उसी वक्त नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाकर मौलाना और बाकी पुराने सियासतदान उनको क्या सिग्नल दे रहे हैं? सब छोड़ें, आपके इत्तेहादियों को क्या सिग्नल जा रहा है? अच्छा, आप लोग कहेंगे कि शहबाज भाई अमेरिका से 30 सितंबर को आएंगे, फिर 30 सितंबर को ये आर्टिकल 63 की सुनवाई है और उसी दिन फैसला भी हो जाएगा। उसके अगले दिन PTI के लोगों से या मौलाना या फिर किसी को या किसी के भी लोगों को तोड़ा जाएगा और नंबर पूरे किया जाएगा। क्या पागल समझाए हमें? अव्वल तो आपको क्या लग रहा है कि आर्टिकल 63A वाले केस का फैसला एक ही दिन में आ जाएगा और ये केस इतनी आसानी से सुना जाएगा? अच्छा, इतना ऑब्वियस करना है तो फिर खुद ही कर लेना भाई। इस्टेब्लिशमेंट इनसे क्यों करवा रही है? और जो खतूत की जो गेम शुरू हुई है उसमें वो बाकी जजेस चुप करके बैठे रहेंगे कि आपको जो करना है कर लें, काजी फायद साहब को एक्सटेंशन दे दे। खास करके जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिनके ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाए गए हैं काजी फायद साहब की तरफ से, और साथ साथ जस्टिस याया आफरीदी के भी खबरें हैं कि वो काजी फायद साहब से दूर हो रहे हैं। अच्छा, फिर PTI ने भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को चांस है कि वो इस ऑर्डिनेंस को उड़ा दें। और PTI की खूब ख्वाहिश भी होगी कि इस
केस को फुल बेंच सुने, लेकिन कमेटी जिसमें एक काजी फाइजा है और दूसरे काजी फाइजा पार्ट 2 है, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, और तीसरे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, जो कमेटी में जा ही नहीं रहे, तो ये केस फिक्स कैसे होगा? ज़ाहिर है फिक्स नहीं होगा, या होने ही दे दिया जाएगा, लेकिन कब तक, कितना टाला जाएगा? क्योंकि अगर नवाज बाहर चला गया तो फिर तो डेफिनेटली प्लान फेल है, और फिर जाहिर है नोटिफिकेशन भी बाद में आपको करनी ही पड़ जाएगी अगले वाले चीफ जस्टिस की। फिर करते रहें आप जो करना है, क्योंकि फिर मंसूर अली शाह साहब आके सारे गैर आईनी कामों को ज़रूर टेकअप करेंगे। और दूसरी तरफ अगर अमेंडमेंट की गई तो लोगों को भी तो तोड़ा जाएगा ना, और उसमें क्या लगता है आपको, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं चाहिए होगी? ज़ाहिर है चाहिए होगी, तो वो कैसे मिलेगी? अगर प्लान यही था कि लोगों को तोड़ना है, तो फिर तब्दीली इतनी जल्दी क्यों की? पुराने वाले कर लेते यार। नए जो DGI साहब आ रहे हैं वो आएंगे ही 30 तारीख को, फिर ज़ाहिर है ब्रीफिंग्स होती हैं 15-20 दिन, और उसके बाद जाके वो रेंज संभालते हैं, और तब तक अगर अमेंडमेंट टल गई तो फिर क्या फ़ायदा है? रह गई आईनी अदालत जिस पे सबका कंसेंसस हो सकता है। एंड इफ़ दे आर प्रॉपरली प्रपोज्ड, विच मीन्स कि आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मातहत होंगी, जजेस भी मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए जाएंगे और वगैरह वगैरह, तो उसका फ़ायदा क्या है? वो ख्वाब देखते रहे हमारे सियासतदान, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबको रियलाइज़ हो चुका है कि बस अब गेम एंड है, सब लगे हैं अपने आप को मनवाने में। PM शहबाज पोर्ट्रे करेंगे कि IMF से एग्रीमेंट मैंने करवाया है, बिलावल लगे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का जो कोर्ट से मसला चल रहा है इसको मैं हल करूँगा, और अब तो PTI और मौलाना साहब भी आ गए हैं मैदान में और कहते हैं कि हम अपना आईनी मुसवदा तैयार करेंगे। ये सब इस्टेब्लिशमेंट को वन वे और दी अदर इम्प्रेस करने के चक्कर में है। सबको पता है कि ग्रे एरियाज़ हैं और सोच तब्दील होने जा रही है। मगर ये क्या हुआ है कि एक तरफ रऊफ़ हसन साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी बात करें क्योंकि स्पॉयलर्स बीच में आ सकते हैं, मगर दूसरी जानिब खान साहब कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं करूँगा इस्टेब्लिशमेंट से। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए थोड़ा सा अब मैं ग्रे एरिया से निकल कर चलूँगा लॉजिक पे। देर आर 2 रीजन्स टू टो दिस लाइन। वन के शायद खान साहब मायूस हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि इस नई सोच में भी उनके लिए कोई जगह है, और इन सिंपल टर्म्स मुल्क की भलाई के लिए इस नई सोच में कोई जगह है। तो यहाँ एक और थ्योरी जन्म लेती है विच इज़ वेरी बैड, और मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ कि अपनी सियासी मजबूरियों में मुल्क की ना लगवा देना। और दूसरी थ्योरी के खान साहब एवं ही बना रहे हैं, बस हमें गंडापुर के थ्रू कभी राब्ते बंद ही नहीं हुए थे, और ईगो की वजह से दोनों तरफ से ये ज़रूर पैक्ट किया गया होगा कि दिखाया नहीं जाएगा कि गल बनने जा रही है। एंड हाउ डू वी नो कि असल में हो क्या रहा है? फॉरेन मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा कि IMF से एग्रीमेंट अमेरिका की मदद और चाइना के साकार से हुआ है। अभी तो पाकिस्तान दोनों कश्तियों में सवार है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने मनाया ही अमेरिका को इसलिए है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे इसराइल वाली जंग में। अब तो डिफेंस सेक्रेटरी, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि ये जंग ऑल आउट जंग में तब्दील होने जा रही है। मैं हमेशा कहता था कि इसराइल के पास रास्ता यही है कि इस झमेले से निकलने का, कि कैसे निकला जाए, कि इस जंग को बड़ा करके बाकी ममालिक को भी इसका हिस्सा बना दें। मैंने कहा था बाइडेन कोशिश करेगा कि जितना हो सके इस जंग से दूर रहे, लेकिन इवेंचुअली स्टेप इन करना पड़ जाएगा क्योंकि इसराइल मजबूर कर देगा। और फिर लेबनान यानी हिजबुल्ला यानी ईरान। सो अब ये कुछ महीनों में डायरेक्टली ईरान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको पीछे से सपोर्ट चाहिए होगी जो रशिया चाइना देने को तैयार हैं। और फिर तब पाकिस्तान किधर जाएगा जब इवेंचुअली दोनों की तरफ से डेस्परेट कोशिश होगी कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए। स्ट्रेटेजिकली है ना, क्योंकि अड्डे चाहिए। अगर अमेरिका को मिल जाते हैं तो ईरान चुप हो जाएगा, अगर रास्ता मिल जाता है तो ईरान स्ट्रांग हो जाएगा। क्या तब भी पाकिस्तान की दोनों कश्तियों में सवार होने की कोशिश होगी जब एक्सट्रीम किस्म का प्रेशर आएगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ दोनों कश्तियों में सवार ही रहेगा पाकिस्तान, यानी कि किसी की साइड नहीं देगा, किसी की तरफ टिल्ट नहीं करेगा, तो फिर खान साहब पे हल्का हाथ होना लाजम है, क्योंकि जितना मुल्क में इंतशार रहेगा उतना कोई और मुल्क आपके इंतशार को इस्तेमाल करेगा। बांग्लादेश भी तो आज तक चीख रहा है ना, हसीना वाजिद साहिबा चीख रही हैं कि अमेरिका ने किया है ये जो सब कुछ किया है। तो आपको क्या लगता है अमेरिका आपके मुल्क में इतने बड़े इंतशार को इस्तेमाल नहीं कर सकता? खान साहब की नज़र में जो बैठा हुआ है, स्पेशली जब आपकी इकनॉमी इतनी कमज़ोर है। चले अगर अमेरिका नहीं करेगा तो चाइना रशिया कर लेगा, और अगर चाइना रशिया नहीं करेगा तो ईरान हमेशा मौजूद है जो आपको मुश्किल में डाल देगा थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स। KP बलूचिस्तान ऑलरेडी भड़क रहे हैं, आग भड़क रही है वहाँ पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तो ये नीयत है तो फिर तो
कुछ भी कह ले आपको कोई, इवन खान साहब भी कह ले, पीटीआई के साथ बातें भी हो रही होंगी और सेटिंग भी बन चुकी होगी, बस बात इतने पे आके रुक गई होगी या फंस गई होगी कि खान साहब की गारंटीज़ कौन लेगा। मैं दूसरी थ्योरी पे अक्सर बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये इम्पॉसिबल लगती है मुझे, लेकिन एक तासुर दिया जा रहा है और बार बार न्यूज़ में एक ही चीज़ दोहराई जा रही है कि जनरल आसिम मलिक जनरल जीएम मलिक के बेटे हैं। अमूमन इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर किया जाता है तो उसका कहीं ना कोई मतलब ज़रूर होगा। आज जंग के अखबार में पहले पेज पे जनरल जीएम मलिक की खबर लगी है। ये कवरेज देने की क्या ज़रूरत है? आई हैव नो आइडिया। कभी माजी में तो नहीं देगा, लेकिन जो बात की वो इम्पॉर्टेंट है। इस्लामिक टच दी है उन्होंने इस खबर में, पढ़ सकते हैं आप जाकर। और कहा जा रहा है कि काफ़ी डाई हार्ड इस्लामिक जनरल थे जनरल जीएम मलिक, और फिर इसी से ये कनेक्शन भी निकाला जा रहा है कि जनरल आसिम मलिक भी ऐसे ही होंगे। और जब यही सोच जनरल आसिम मलिक जनरल आसिम मुनीर की है, तो दोनों की है, तो इस्लाम के नाम पे फिर ना कोई एक्सपेरिमेंट हो जाए। जंग सर पे है, इस्लाम मार्शल लॉ, जो लोग ज़िया के दौर में ज़िंदा थे उनको ज़रूर डेजा वू हो रहा होगा। सो आई हैव नो आइडिया कि इंटरनेशनल प्रेशर और लालच में आके कुछ ऐसा होगा जहां हम फिर एक फेक रेवोल्यूशन के दाने पे आ जाएंगे। फेक रेवोल्यूशन कहा मैंने, या फिर अदरवाइज़ दोनों कश्तियों में ही सवार रहेंगे, लेकिन अपने मसले सुधार लेंगे ताकि कोई मजबूरी का फ़ायदा ना ले सके। और ये सब सुनने के बाद मैं अब आप पे छोड़ता हूँ कि आप किस कश्ती में सवार होना चाहते हैं, लॉजिकल या इमोशनल।